श्रीनगर से मेंबर पार्लियामेंट आगा सैयद रूहुल्ला आज घाटी वापस पहुंचे और घाटी वापस पहुंचते ही उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर ताबड़तोड़ हमले किए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने आपको मैंडेट स्टेटहुड के लिए नहीं दिया था, बल्कि आपने जो वादा किया था कि 370 को वापस लाएंगे, मैंडेट उसके लिए था। और उसके बाद जब आपको मौका मिला तो आपने कहा एक सिग्नेचर कैंपेन लॉन्च करेंगे, जिस सिग्नेचर कैंपेन के जरिए जन जागरण होगा और उस जन जागरण के नतीजे में भारत सरकार के सामने ये मामला रखा जाएगा कि आर्टिकल 370 को दोबारा से रिजरेक्ट किया जाए। उन्होंने कहा क्या मजाक है, जब आपको जम्मू कश्मीर के लोगों ने मैंडेट दे दिया, भारी बहुमत दे दिया, 41 एमएलए दे दिए, उसके बाद भी अगर आपको सिग्नेचर कैंपेन की ज़रूरत पड़ती है तो इसका मतलब आप लोगों के एहसासात और जज्बात के साथ मजाक कर रहे हैं। यही कुछ कहने की कोशिश की नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और मेंबर पार्लियामेंट आगा सैयद रूहुल्ला। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस इस तोड़ को रोक पाएगी? नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बगावत पार्टी के अंदर कोई नई बात नहीं। जब स्वर्गीय शेख मोहम्मद अब्दुल्ला प्रधानमंत्री थे जम्मू कश्मीर के, तो बख्शी गुलाम मोहम्मद पार्टी छोड़ गए। उसके बाद एक समय वो आया जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री थे और जीएम शाह ने पार्टी छोड़ दी और वो मुख्यमंत्री बने। ये वो कालखंड है जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर बगावत हुई, लेकिन पार्टी के तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदा रही और अब्दुल्ला परिवार का नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर मुकम्मल कंट्रोल रहा। लेकिन अब है साल 2025, राजनीतिक समीकरण तब्दील हो चुके हैं, राजनीति परिवर्तित हो चुकी है। सोशल मीडिया के जरिए लोग अपनी बात आम जनमानस तक पहुंचा रहे हैं और इसके बीच में आगा सैयद रूहुल्ला एक बड़े नेता के तौर पर अब घाटी में आहिस्ता आहिस्ता उभरने लगे हैं। लेकिन क्या अगर वो बगावत करते हैं कामयाब होंगे? क्या आगा सैयद रूहुल्ला के लिए संभव हो पाएगा कि पार्टी का एक बड़ा समूह उनके साथ खड़ा हो जाए? इतिहास पर नजर दौड़ाएं तो मिर्जा अफजल बेग, स्वर्गीय मिर्जा अफजल बेग शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के करीबी थे। माना यह जाता था कि पार्टी के दिमाग वो हैं। माना यह जाता था कि पार्टी की राजनीतिक सोच वो है। माना यह जाता था कि बड़े राजनेता अगर कोई हैं शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के बाद तो मिर्जा अफजल बेग हैं। पार्टी के अंदर यह भी चर्चा थी अगर मिर्जा अफजल बेग चाहे किसी भी समय पार्टी से अलग हो गए तो पार्टी का एक बड़ा चंक जो है उनके साथ पार्टी छोड़ देगा। लेकिन जब मिर्जा अफजल बेग ने पार्टी छोड़ दी तो केवल एक एमएलए मिर्जा अफजल बेग के साथ पार्टी से बाहर निकला, बाकी पार्टी अब्दुल्ला परिवार के साथ खड़ी रही। बख्शी गुलाम मोहम्मद ने जब पार्टी को अलग किया, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला गिरफ्तार हुए, लंबे समय तक पार्टी के लोग बख्शी गुलाम मोहम्मद के साथ चलते रहे, लेकिन वहीं पर एक बड़ा समूह था जो उस समय भी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के साथ था। 1975 हुआ, इंदिरा शेख एकॉर्ड हुआ, उसके बावजूद घाटी के लोगों ने भारी बहुमत स्वर्गीय शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को दिया। उस बहुमत के बाद जीएम शाह आए। जीएम शाह के बाद लगा कि शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता, उस समय युवा नेता डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के लिए संभव नहीं हो पाएगा नेशनल कॉन्फ्रेंस को संभालना अपने पिता के देहांत के बाद। लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला दोबारा मुख्यमंत्री बने, साल था 1987। लेकिन यह साल 2025, आगा सैयद रूहुल्ला सोशल मीडिया के जरिए युवाओं के बीच में हैं और उन्होंने अपनी कदकाठी और अपना वजन भी पार्टी को बता दिया है। आगा सैयद मुंतजिर मेहदी पीडीपी की टिकट पर चुनाव वहां से जीते, उनको लेकर अब चर्चा है पूरे बड़गाम में कि वो केवल और केवल इसलिए जीते क्योंकि आगा सैयद रूहुल्ला मेहदी ने अपने कार्यकर्ताओं को नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में वोट डालने के लिए नहीं कहा। इशारा उमर अब्दुल्ला ने भी किया जब उन्होंने कहा कि आगा सैयद मुंतजिर मेहदी को चुनाव जितवाने में मदद की है आगा सैयद रूहुल्ला ने, जिसके चलते समय जल्दी वो आएगा जब वो पछताएंगे इस बात पर कि उन्होंने क्यों आगा सैयद मुंतजिर मेहदी की मदद की, क्योंकि अब आगा सैयद मुंतजिर मेहदी को वहां से हराना उनके लिए मुश्किल होगा। आगा सैयद रूहुल्ला का वापस आना और आज आते ही उमर अब्दुल्ला को 370 और बाकी तमाम जो वादे किए गए थे वो याद करवाना साफ तौर पर यह दर्शाता है कि इस बार हालात नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए और अब्दुल्ला परिवार के लिए सामान्य नहीं है। उसका कारण है भारतीय जनता पार्टी भी मन मन में, और भारतीय जनता पार्टी का केंद्र का नेतृत्व भी और जम्मू कश्मीर का नेतृत्व भी ये चाहता है कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी की अपनी सरकार बने। राज्यसभा के चुनाव में 8 लोगों का समर्थन मिलने के बाद पार्टी उत्साहित है। पार्टी के नेताओं का विश्वास है
कि अगले 8 महीनों के अंदर अंदर समीकरण बदल सकते हैं। घाटी में जहां उमर अब्दुल्ला से लोग नाराज हैं इस बात से कि आपने कहा कुछ था और जब डिलीवर करने की बारी आई तो आप डिलीवर कुछ और करने लगे, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी भी पूरी कोशिश कर रही है कि अगर कोई एक मौका मिलता है जिस मौके में कोई एक बड़ा समूह, कोई एक बड़ा धड़ा नेशनल कॉन्फ्रेंस से बगावत के बारे में बात करता है, तो नेताओं का ये कहना है, जैसे कि बार बार भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने इस बात को रिपीट किया है कि हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने बोझ के तले खुद ही नेशनल कॉन्फ्रेंस दब जाएगी। मतलब उनका साफ तौर पर इस और इशारा है कि अगर कभी भी ऐसा हुआ तो भारतीय जनता पार्टी भी दाव पेच सभी लगाएगी और सरकार बनाने की कोशिश करेगी। आप नेताओं से बात करें बीजेपी के, वो साफ कहते हैं कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, हम तो विपक्ष में रहेंगे, हमें विपक्ष में रहने के लिए वोट मिला है। लेकिन साथ में ही कहते हैं कि अगर संभावनाएं बनी, परिस्थितियां बनी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर कोई टूट फूट हुई, कुछ बड़ा राजनीतिक परिवर्तन हुआ और हमें मौका मिला, तो कौन नहीं चाहेगा कि आप जम्मू कश्मीर में सत्ता आपके हाथ में हो, ये वो कहते हैं। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर आगा सईद रूहुल्लाह ने जो बगावत का ऐलान ऑलमोस्ट आज उन्होंने पब्लिक कर दिया है कि वो पार्टी से नाराज है। उमर अब्दुल्ला और उनके बीच में ठनी हुई है, और ये जो आज का ठन्ना है ये मिर्ज़ा मोहम्मद अफजल बेग का ठन्ना नहीं है, ये बख्शी गुलाम मोहम्मद का समय नहीं है, ये जीएम शाह का समय नहीं है, ये सोशल मीडिया का कालखंड है। और इस सोशल मीडिया के कालखंड में आम जनमानस तक हर एक बात पहुंच रही है, युवाओं तक हर एक बात पहुंच रही है। सोशल मीडिया के जरिए घर घर में जो कुछ हो रहा है उस सब का पता चल रहा है। आपने चुनाव लड़ने से पहले क्या बयान दिए थे, चुनाव जीतने के बाद आप क्या कह रहे हैं, ये सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में हैं। चूंकि ये सारी बातें पब्लिक डोमेन में हैं, इसीलिए आम जनमानस इसका आंकलन कर रहा है और इसी के नतीजे में संभावनाएं ये बन रही हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को पार्टी के अंदर एक बड़े भूकंप का आने वाले कालखंड में सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि एमएलए इस बात से परेशान हैं कि जो काम उनके होने चाहिए थे वो नहीं हो रहे, क्योंकि उनको लगता है कि चाबी उपराज्यपाल के पास है। इसी तरीके से मंत्री परेशान है इस बात को लेकर कि हमें कैबिनेट का मंत्री होने के बाद जितनी ताकतें हमारे पास होनी चाहिए थी, जिन ताकतों से हम आम जनमानस का भला करते, हमारे पास वो ताकतें नहीं हैं। यानी ना तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मुकम्मल तौर पर खुश है, ना ही पार्टी खुश है, ना पार्टी का कार्यकर्ता खुश है, ना आम जनमानस को लग रहा है कि उससे किया गया वादा जो है उस वादे को निभाया जा रहा है। आम जनता पूछ रही है कि आपने 200 यूनिट बिजली मुफ्त का जब वादा किया था तब नहीं कहा था कि ये सोलर पैनल के साथ आएगा। आपने जब 12 सिलेंडर की बात की थी तब नहीं कहा था कि जब देने की बारी आएगी आप बजट का रोना रोएंगे। आपने जब गाड़ी में महिलाओं का सफर मुफ्त किया था तब आपने नहीं कहा था कि 1 साल के अंदर अंदर ही आप ये कहने लग जाएंगे 2 करोड़ का नुकसान हो रहा है। जब आपने कहा था कि आप पब्लिक सेफ्टी एक्ट के कानून को रिवोक करेंगे तब आपने ये नहीं कहा था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो हम कहेंगे कि उपराज्यपाल के पास ताकतें हैं। जब आप आने वाले थे तब आपने रीऑर्गेनाइजेशन के कानून को कमज़ोर करने की बात की थी। आपने ये नहीं कहा था कि उपराज्यपाल का समय हम नहीं कर पाएंगे। तो यानी कुल मिलाकर ये कि 1 साल का कालखंड, 1 साल का समय जा चुका और इस 1 साल के समय के बाद भारतीय जनता पार्टी नगरोटा सीट पर विजयी हुई है और घाटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रतिद्वंद्वी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोर विरोधी पीडीपी ने बडगाम की सीट जीत ली है। हालांकि इसे कहा जा रहा है कि ये केवल और केवल इसलिए हुआ क्योंकि आगा सईद रूहुल्लाह नाराज हैं, मगर समझना ये भी होगा कि जब पीडीपी एक सीट जीतती है इसका मतलब पीडीपी के साथ जुड़े हुए लोग या जिन्होंने पार्टी छोड़ी थी वो सोचना शुरू करेंगे कि इस पार्टी में वापस चले जाना चाहिए। क्या पता 5 साल के बाद पीडीपी का समय आ जाए। और उसके साथ में सबसे बड़ी परेशानी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के लिए ये है कि जहां उनके रिश्ते जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के साथ अच्छे नहीं हैं, जहां केंद्र में वो रिश्तों को अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं मगर उसमें सफल नहीं हो रहे हैं, वहीं पर जितने भी वादे उन्होंने किए हैं उन सभी वादों को पूरा करना उनके लिए तब संभव होगा जब उनके पास पूर्ण राज्य का दर्जा होगा। अगर पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है, इन परिस्थितियों में अपने मैनिफेस्टो को अमलाना या अपने मैनिफेस्टो के बड़े वादों पर खरा उतरना उनके लिए मुमकिन नहीं हो पाएगा। और बडगाम में हार के बाद
और आगा सईद रूहुल्लाह के तीखे तेवरों के बाद अब ये बात बिल्कुल साफ हो गई है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और आगा सईद रूहुल्लाह के बीच में जो खलीज है उसको पाटना ज़रा मुश्किल है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए एक और बड़ी परेशानी ये है कि अगर वो आगा सईद रूहुल्लाह को पार्टी से निलंबित भी कर देते हैं, पार्टी से निकाल भी देते हैं, तब भी उनकी लोकसभा की सदस्यता नहीं जाती। इसलिए नहीं जाती क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास केवल 2 मेंबर पार्लियामेंट लोकसभा में हैं और 2 मेंबर पार्लियामेंटों के दमखम पर अगर एक को आप पार्टी से बाहर भी निकाल देते हैं तब भी वो लोकसभा के सदस्य बने रहेंगे। ये बड़ी परेशानी है कि आपने पार्टी से जब बाहर निकाल दिया, अगला और ज़्यादा आपका विरोध करेगा। और बडगाम की हार के बाद रूहुल्लाह ने जो बात हल्ला बोल के कनक्लेव में कही थी, वो बात ऐसा लगता है बिल्कुल सच होती नजर आ रही है। उन्होंने कहा था कि अगर चुनाव में सबसे बड़ा फैक्टर पार्टी थी, दल था, तो फिर क्या कारण था कि पार्टी का सबसे बड़ा नेता बारामूला लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा था और चुनाव हार गया और 2 और नेता मियां अल्ताफ और खुद आगा सईद रूहुल्लाह चुनाव जीत गए। मियां अल्ताफ को लेकर तो ये बात बिल्कुल साफ है कि राजौरी पुंछ में जो उनका अपना वर्चस्व है उसके चलते चुनाव में उनकी मजबूत पकड़ थी और उनका जीतना लगभग तय था। इसी तरीके से आगा सईद रूहुल्लाह जब चुनाव जीते तो चुनाव में जो कैंपेन उन्होंने किया उस कैंपेन में भी कहीं पर ये नहीं लगा कि इसमें अब्दुल्ला फैक्टर काम कर रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए आने वाला समय मुश्किल होगा और जिस तरह के तेवर आगा सईद रूहुल्लाह के हैं, इन तेवरों का साफ तौर पर मतलब है ये है कि आने वाले कल में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। अब देखना ये होगा उमर अब्दुल्ला जो एक ज़बरदस्त राजनेता के तौर पर राजनीति करने लगे हैं, वो इस बड़े तूफान का सामना कैसे करेंगे।